नाज़रीन, आलमी मंजरनामा और भी पेचीदा और तलख हो चुका है। आलमी लैंडस्केप पर जल्जलों की सी सूरत हाल है, जहां पर हर अगले लम्हे एक बड़ा ग्लोबल इवेंट जो है वो हो रहा है और दहाइयों और सदियों के जो इत्तेहादी हैं वो एक दूसरे से न सिर्फ अजनबी बनते चले जा रहे हैं, बल्कि उनके जो एक्शंस हैं वो एक दूसरे की शिकस्त का जो सबब है वो भी साथ साथ बन रहे हैं। और फिलहाल दुनिया को इस उलट फेर कर देने का, उथल पुथल कर देने का और सारा ऑर्डर उठा के जो है वो अटलांटिक में समंदर बुर्द कर देने का जो सहरा है वो फिलहाल ट्रंप के सर जाता है, जिन्होंने चंद हफ्तों के अंदर ही सारी दुनिया को हिला के रख दिया है, सारी दुनिया को बदल के रख दिया है। और आज भी दुनिया एक बड़ा वाकया देख रही है। ट्रंप ने यूक्रेन की मिलिट्री एड बंद करने का ऐलान कर दिया है। ये वही तलखी है जिसका ओवल ऑफिस से बड़ा मुजाहरा आपने देखा, तो उसकी पादाश के अंदर यूक्रेन की जो मिलिट्री एड है उसको बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। वो सप्लाई जो यूक्रेन के बॉर्डर्स तक पहुंच चुकी थी उसको भी यूक्रेन के हवाले करने से रोक दिया गया है। और इससे यूरोप और अमेरिका के जो रिलेशंस है वो और ज्यादा तलख हो गए हैं, क्योंकि जो यूरोप है वो यूक्रेन को अपनी सिक्योरिटी समझता है। यूक्रेन का हारना यूरोप अपने लिए सबसे बड़ी शिकस्त भी समझता है और अपनी सिक्योरिटी के लिए भी खतरा समझता है। तो इस सप्लाई के रुक जाने से, अचानक रुक जाने से जो यूक्रेन है वो और बुरे तरीके से हारेगा और इसका डायरेक्ट जो है वो असर यहां पर पड़ेगा। अमेरिका ने जिस तरह से सबके नीचे से सीढ़ी खींची है, उनको समझ नहीं आ रही कि ये हुआ क्या। वो अभी भी देख रहे हैं कि अच्छा ये कहीं हम ख्वाब तो नहीं देख रहे, अच्छा ये वाकईतन हो गया है, अच्छा अमेरिका इतना बदल गया है। तो अभी तक उनको समझ नहीं आ रही कि वो करें तो करें क्या। अच्छा, फिर ट्रंप ने बेसिकली ऑल द वे रशिया के साथ जाकर खड़े होने का फैसला कर लिया है। जब अब ट्रंप आ रहा था, ओथ लिया जा रहा था, तो क्या डिस्कशन थी? डिस्कशन और एस्टिमेट यहां तक महदूद था कि जंग रुकवा दी जाएगी, ठीक है, ये बातें चलती थी, ये एस्टिमेट था। ये तो उससे अगली बात है ना, कई गुना अगली बात है कि यूरोप को अबंडन कर दिया और ऑल द वे जाकर रशिया के साथ खड़े हो गए, रशिया के साथ इत्तेहाद बना लिया। ये तो किसी ने एस्टिमेट नहीं किया था। तो अभी इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रंप का मकसद क्या है, यानी क्या ट्रंप ये बस ऐसे ही कर रहा है या इसके पीछे कोई कंप्रीहेंसिव बड़ी स्ट्रेटजी है? तो ओवरऑल जो ट्रंप की स्ट्रेटजी है, ट्रंप का असल हदफ जो है वो चीन है। चीन को रोकना है, और रोकना कैसे है? पहले रशिया को चीन से तोड़ना है। तो रशिया को कैसे तोड़ेंगे? रशिया को खुश करेंगे, उनको बहुत सारी चीजें वो जो चाहते हैं उनको देंगे। तो इस तरह रशिया को तोड़ेंगे चाइना से, ये उनका बुनियादी हदफ है। लेकिन बात यह है कि ट्रंप इंतजामिया और अमेरिका इस पॉलिसी में बहुत बुरे तरीके से फेल होने जा रहे हैं, क्योंकि रशिया कभी भी अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। रशिया इस वक्त अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएगा, इकोनॉमिक रिलेशंस बनाएगा, सब कुछ करेगा। नजर आएगा कि रशिया जबरदस्त ताल्लुकात अमेरिका के साथ, लेकिन रशिया को बेवकूफ नहीं है। रशिया के पीछे डेकेड्स का, सेंचुरीज का एक एक्सपीरियंस है अमेरिका के साथ चलने का, और वो कभी भी अमेरिका के ऊपर एतबार नहीं कर सकता। देखिए, यही बाइडेन था 4 हफ्ते पहले, उसकी पॉलिसी टुवर्ड्स रशिया क्या थी, और ट्रंप आके बदल गया, तो कल को अगर दूसरा आएगा तो वो फिर से बदल देगा। तो रशिया कभी भी चीन के साथ जो इत्तेहाद है उसको किसी तौर पर नहीं तोड़ेगा। तो होगा क्या? ट्रंप की इस पॉलिसी के नतीजे में उसके इत्तेहादी भी कहीं और जाकर खड़े हो जाएंगे और कमजोर हो चुके होंगे, और अंदर से जो रिजेंटमेंट है वो भी शदीद बढ़ेगी, क्योंकि डेमोक्रेट्स का शदीद रद्द-ए-अमल आया है इस एड के रुकने के ऊपर, और वहां पर ये शदीद रिजेंटमेंट है कि ट्रंप जो है वो अमेरिका के एलाइज को जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है, और ये अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए डायरेक्ट थ्रेट है अपने इत्तेहादियों को जो है वो नुकसान पहुंचाना। यानी इतनी ज्यादा रिजेंटमेंट है, तो अंदर से रिजेंटमेंट आएगी, और चाइना और रशिया कभी अलग होने वाले नहीं है। तो इस ओवरऑल पॉलिसी का नतीजा अमेरिकन एम्पायर की शिकस्त की सूरत के अंदर जो है वो निकलेगा। रशिया और चीन बहुत आपस में कमिटेड है। अभी 3-4 दिन पहले जब यहां पर लड़ाई चल रही थी और ओवल ऑफिस और ये सारा, तो उस वक्त भी प्यूटन के जो एक दस्ते रास्त है, जो साबका डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो चीन पहुंचे हुए थे और अहम तरीन मुलाकातें कर रहे थे, और सारी चीजें इस बात के गिर्द घूम रही थी कि हम एक दूसरे से अब कभी इत्तेहाद नहीं तोड़ेंगे। तो ये बात है। दूसरी तरफ ट्रंप ने कनाडा और चाइना के ऊपर टैरिफ लागू कर दिए हैं, ये दूसरा बहुत बड़ा वाकया है, और भरपूर जवाब दोनों की तरफ से आया। चाइना ने इमीडिएट एक्शन लेते हुए टैरिफ अमेरिका के ऊपर लगा दिए हैं, 7 इन्वेस्टमेंट्स रोक दी हैं, 7 रेयर अर्थ मिनरल्स की जो सप्लाईज हैं वो अमेरिका को रोक दी हैं। कनाडा ने फौरी विद इन आवर्स
جو ہے وہ ایکٹ کیا ہے اور جوابی ٹیرف جو ہے وہ امریکہ کے اوپر لاگو کر دیے ہیں. تو یہ وہاں پر صورتحال ہے. مڈل ایسٹ میں صورتحال یہ ہے. مصر کے حوالے سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے. مصر کی فورسز زیادہ ڈپلائی ہونے کی خبر سامنے آ رہی ہے سینائی کے اندر. حزب اللہ ہائیسٹ ریڈینس کے اوپر اس وقت جا چکی ہے اور حماس ہائیسٹ لیول کی جو ریڈینس ہے. آپ یوں سمجھیے کہ حماس اس طرح سے تیار ہے کہ آج جنگ شروع ہوئی, اس طرح کی تیاری انہوں نے مورچے سنبھالی ہیں. یمن اشارے کا انتظار کر رہا ہے, جو ہی غزہ کے اوپر حملہ ہوگا یمن اٹیک کر دے گا. تو یہ تمام جو صورتحال ہے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آغاز ہم ذرا مڈل ایسٹ سے کرتے ہیں, پھر جو دوسری خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. آج ناظرین تاریخی دن ہے, اور تاریخی بھی ہے اور مشکل ترین دن بھی ہے مڈل ایسٹ ورلڈ کے لیے, عرب ورلڈ کے لیے, جہاں پر ایک اہم ترین اجلاس ہے وہ اس وقت مصر میں ہونے جا رہا ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ عرب لیگ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ان ممالک نے اپنی اہمیت جو ہے وہ کھو دی ہے. ان ڈیکیڈز کے اندر جو انہوں نے فیصلے کیے انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا. آپ دیکھیے مڈل ایسٹ میں امریکہ کی انٹری ہوئی, جس طرح سے اس نے بے رحمانہ جنگیں چھیڑیں, جیسے صدام حسین کے ساتھ ہوا, جو قذافی کے ساتھ ہوا, جو ان پچھلے 15 مہینوں کے ساتھ ہوا. تو عرب لیگ تو خاموشی کے ساتھ بیٹھی رہی, بلکہ امریکہ کے ساتھ وہ کھڑی رہی. ٹھیک ہے, تو اس لیے ان کی کوئی اہمیت نہیں, کسی کو ان سے کوئی توقعات نہیں ہے. لیکن آج ایک ڈیسائیڈنگ موڈ ہے اور آج انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اپنی نیشنل سیکیورٹی کے لیے, اپنے پرنسپلز کے لیے, اپنی ڈگنیٹی کے لیے, اور جو کھویا ہوا مقام انہوں نے پیچھے وہ سارا ہوا ہے اس کو دوبارہ سے حاصل کرنے کے لیے. تو آج ان کے پاس موقع ہے کہ یہ کچھ اپنا کردار ادا کریں, اپنی جو ذمہ داری ہے وہ نبھائیں. اور آج کا معاملہ ماضی سے اس لیے بھی مختلف ہے کہ آج ان کو پتا ہے کہ اگر یہاں سے یہ لاوا پھٹا تو اس کی جو حدت ہے وہ ان سے بھی دور نہیں ہوگی. تو اس لیے آج ان کو یہ بہت بڑے جو ہے وہ فیصلے کرنے ہیں. دیکھتے ہیں وہاں سے جو ہے وہ کیا بات سامنے آتی ہے. دوسری طرف جو ہے جو اسرائیل ہے وہ جنگ کی تیاری کر رہا ہے. اسرائیل کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اس وقت تک جو سمجھ آ رہی ہے, اسرائیل کی اسٹریٹجی اس وقت یہ ہے کہ جنگ تو چھیڑے گا وہ, ٹھیک ہے, لیکن اس کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ جنگ چھیڑنے سے پہلے وہ اپنے جو قیدی ہیں ان کو واپس نکلوا لے, دوسرے فیز میں داخل ہوئے بغیر وہ اپنے قیدی چھڑوا لے, تاکہ نتنیاہو کے اوپر جو اندرونی پریشر ہے وہ کم ہو جائے, جو مظاہرے وغیرہ وہاں پر ہو رہے ہیں. تو لیکن جنگ چھیڑنا جو ہے وہ اس کا بنیادی طور پر مقصد ہے. اب یہ والی جو صورتحال ہے یہ ایک ہفتہ بھی چل سکتی ہے, 10 دن بھی چل سکتی ہے, 20 دن بھی چل سکتی ہے, کہ اسی طرح یعنی کہ یہ بات چیت چلتی رہے. جیسے اسرائیل آپ دیکھیں نا ایئر اسٹرائکس بھی کر رہا ہے, مختلف انداز میں وہ حماس کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ بنیادی اس کی پہلی اسٹریٹجی ہے. مثال کے طور پہ آپ ذرا گیلنٹ کی اسٹیٹمنٹ دیکھیے, اسرائیل would be wrong if it returned to fighting to destroy Hamas before returning the hostages. وہاں پر یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ قیدی واپس لینے سے پہلے حملہ نہیں کرنا, قیدی لینے کے بعد حملہ کرنا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ حماس بھی تو یہ ساری اسٹریٹجی دیکھ رہی ہے. حماس نے پرماننٹ سیز فائر کے اوپر ایگری کیا تھا, یہ تو اس کی وائلیشن ہو رہی ہے. تو حماس کو نہیں پتا کہ آج اگر وہ قیدی حوالے کر دیں گے تو 10 دنوں کے بعد پھر بھی حملہ ہی ہونا ہے, تو وہ قیدی کیوں حوالے کریں گے. تو اس لیے یہ اسٹریٹجی بھی ان کی جو ہے وہ بنیادی طور پر فیل ہونے جا رہی ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ اس وقت مصر سے پہلے ذرا خبر شیئر کرتے ہیں. پہلے ہم میڈیا جو رپورٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے کہ مصر میں تیاری ہو رہی ہے, سینائی کے علاقے میں بڑی ڈپلائمنٹس ہو رہی ہیں, اور مصر ڈپلومیٹک جو ایفرٹس ہیں وہ بھی کر رہا ہے. لیکن مصر سمجھتا ہے کہ یہ کسی کام کی نہیں ہے یہ ڈپلومیٹک ایفرٹس, اور ایٹ دی اینڈ اس کو جنگ ہی کرنا پڑے گی. تو اس لیے وہ جنگی تیاری جو ہے وہ اپنی بڑھاتا چلا جا رہا ہے. آج اسرائیل کے سرکاری ذرائع سے باقاعدہ طور پر یہ بات سامنے آئی ہے. اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے باقاعدہ طور پر کہا ہے کہ مصر کے ساتھ جو معاہدہ ہے کیمپ ڈیوڈ ایگریمنٹ 79 سے وہ ٹوٹنے جا رہا ہے, کیونکہ مصر جو ہے وہ اسرائیل پر حملے کی پلاننگ کر رہا ہے. یہ ہماری بات نہیں ہے, یہ اسرائیل کا جو ہے وہ ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے. اسرائیل ول ناٹ الاؤ ایجپشین وائلیشن آف کیمپ ڈیوڈ ٹریٹی. ٹرانسفر آف ایجپشین فورسز ٹو دا ناردرن سینائی which borders occupied Palestine and the Gaza Strip is a serious violation. یہ آج اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کا بیان ہے کہ بہت بڑی تعداد کے اندر ایجپشین فورسز جو ہیں وہ سینائی کے اندر مزید ٹرانسفر ہو رہی ہیں, اور یہ مصر ہمارے ساتھ معاہدہ توڑ رہا ہے, مصر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے, اور ہم مصر کو یہ کریں گے وہ کریں گے. تو انہوں نے کنفرم کر دیا, یعنی اسرائیل نے خود سرکاری سطح پر کنفرم کیا کہ یہ ہو رہا ہے. اسی کے ساتھ آپ دیکھیے جو اسرائیلی آرمی چیف ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. اس نے وارن کیا ہے ایجپٹ کے حوالے سے اور کہہ رہا ہے کہ یہ ایک ہمارے لیے سیکیورٹی تھریٹ بن سکتا ہے. وی ہیو ٹو گیو پریورٹی. ایجپٹ ہیز اے لارج آرمی. ہمیں ایجپٹ کے اوپر پرائیورٹی, یعنی ہمارا فوکس لیبنان کے اوپر, حزب اللہ کے اوپر نہیں, ہمیں مصر کے اوپر بھی پرائیورٹی رکھنی چاہیے, کیونکہ مصر کی ایک بہت بڑی آرمی ہے. اٹ ہیز ایڈوانس ویپنز, ایڈوانس ایئر کرافٹس, ایڈوانس سب مرینز اینڈ میزائل شپس. اس کے بعد یہ سارا جدید ترین اسلحہ ہے. اور پھر اس نے کہا کہ 2011 میں
جو محمد مرسی انہوں نے آ گئے تھے اقتدار کے اندر، تو ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ مسلم برادرہوڈ کا تھا۔ اب یہ اسرائیل میں باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں، مسلم برادرہوڈ جو ہے آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں، حماس جو اپنے آپ کو الائن کرتی ہے یا اس کی جو آئیڈیالوجی ہے مسلم برادرہوڈ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور قطر بھی مسلم برادرہوڈ کو سپورٹ کرتا ہے، البتہ یو اے ای اور ان کا یہ سارا معاملہ ہے۔ تو اس لیے اب پھر دیکھیں محمد مرسی کے ساتھ کیا ہوا، ان کا تختہ جس طرح سے، تو وہ کہہ رہا ہے suddenly this entire army had another leadership، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر موجودہ لیڈرشپ جو ہے مصر کی، اگر وہ جنگ کرنے کا ارادہ نہیں بھی رکھتی، اگر وہ ہمارے ساتھ چل رہی ہے، تو کسی بھی وقت وہاں پر کوئی ایسی شخصیت آ سکتی ہے کہ یہ ساری لیڈرشپ بدل جائے گی، اس کی آئیڈیالوجی بدل جائے گی اور وہ ہمارے اوپر حملہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ یہ اسرائیلی آرمی چیف جو ہے وہ بات کر رہا ہے۔ تو بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مصر کو آخر کار یہ جنگ لڑنا پڑے گی، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ کسی بامانی مذاکرات پر کبھی راضی نہیں ہوگا، اور آگے جو حالات ہیں وہ تو مزید گھمبیر ہونے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں جو ویسٹ بینک کی صورتحال ہے وہ کس طرح ہر گھنٹہ خراب ہو رہی ہے، ہر گلی میں محلے میں وہاں پر لڑائی جاری ہے، شہادتیں ہو رہی ہیں، عورتیں اور بچے جو ہے وہاں پر شہید ہو رہے ہیں۔ تو جب اسرائیل بامانی مذاکرات ہی نہیں کرے گا تو یہ کتنے دن معاملہ چلے گا، ہفتہ، 2 ہفتہ، 10 دن، مہینہ، الٹیمیٹلی تو پھر آپ وہیں پر کھڑے ہوں گے، کیونکہ آج دنیا نے فیصلہ کر لیا کہ فلسطینی ریاست بننی چاہیے، اسرائیل کہتا ہے کہ نہیں بنے گی، تو پھر آپ کس طرف جائیں گے؟ تو الٹیمیٹلی آپ کو وہ جنگ کرنا ہی پڑے گی بدقسمتی کے ساتھ۔ اور اسی درمیان حماس کے حوالے سے جو رپورٹس ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حماس اس صورتحال میں بیٹھی ہوئی ہے، اس صورتحال میں تیار ہے کہ کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی وقت والی صورتحال کے اندر مورچے سنبھالے ہوئے ہیں۔ آپ اگر حماس کو اس وقت سمجھے کہ دیکھیں غزہ جو ہے اس کو کس نے ڈیفینڈ کیا ہے؟ حماس نے کیا ہے، اب بھی حماس ہی نے کرنا ہے، یہاں سے کوئی ترکی سے لشکر جو ہے روانہ نہیں ہو رہے، حماس ہی نے کرنا ہے۔ تو حماس غفلت نہیں برت سکتی ہے، وہ اسرائیل کے اوپر کوئی اعتبار نہیں کر سکتی ہے کہ اچھا اب تو معاہدہ چل رہا ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے ہر وقت اپنے آپ کو الرٹ رکھنا ہے اور اگلی جنگ کی تیاری کرنی ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ الٹیمیٹلی ہو کر رہے گی۔ اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح غزہ کے اندر ظلم کا بازار گرم ہوا کہ کوئی بچانے کے لیے نہیں آیا، تو اس لیے حماس جو ہے وہ مکمل طور پر تیار ہے۔ آج 2 نئی رپورٹ سامنے آئی ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حماس از پریپیئرنگ ٹو ریزیوم فائٹنگ ود اسرائیل، مکمل تیاری کر رہی ہے دوبارہ سے لڑائی کرنے کے لیے، یعنی اسرائیل کو کنفرنٹ کرنے کے لیے۔ اسرائیل حملہ کرنے جا رہا ہے، حماس تیار ہے۔ حماس has succeeded in recruiting thousands of new soldiers۔ اس کے ساتھ ساتھ نئی رپورٹ یہ بھی کنفرم کر رہی ہے کہ حماس نے ہزاروں جو نئے فوجی ہیں وہ بھی ساتھ بھرتی کر لی ہیں۔ مین وائل آج حزب اللہ کی جانب سے بڑی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں۔ حزب اللہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم ہائیسٹ ریڈینس کے اندر ہیں، ہم فلسطین سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور حسن نصر اللہ کا جو پاتھ ہے اس سے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور اسرائیل کے ساتھ جو اپنی جنگ ہے وہ جاری رکھیں گے۔ یہ آج ان کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں۔ شیخ قاسم پلیج حزب اللہ ٹو کنٹینیو آن سید حسن نصر اللہ پاتھ۔ حسن نصر اللہ contribution was great in reviving the Palestinian cause. We will preserve this trust and we will continue to this path۔ حسن نصر اللہ کا جو contribution ہے اس نے ایک کلیدی کردار ادا کیا فلسطین کے مقدمے کو ریوائیو کرنے میں۔ تو یہ جو راستہ ہے جس کے اوپر حسن نصر اللہ چلے، فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے والا، یہ ہم جاری رکھیں گے۔ We will continue on سید نصر Allah's path even if our houses should be destroyed over our heads even if we are killed۔ اگر ہمارے گھر بھی تباہ کر دیے جائیں، اگر ہم شہید بھی ہو جائیں، تو بھی ہم یہ راستہ جو ہے وہ چھوڑنے والے نہیں ہیں جس کے اوپر حسن نصر اللہ چلے ہیں۔ اینڈ انہوں نے کہا we will confront Trump's ethnic cleansing plan alongside the ریمائنڈر آف دا لبریشن فورسز ان دا ریجن۔ بہت بڑی بات، یہ بڑی معنی خیز سٹیٹمنٹ ہے جو اس موقع کے اوپر جاری ہوئی ہے، یعنی ادھر سے جنگ چھڑنے جا رہی ہے تو حزب اللہ کہہ رہی ہے ہم پوری طرح سے تیار ہے حسن نصر اللہ کے پاتھ کے اوپر، اور جو ٹرمپ کا پلان ہے ڈسپلیسمنٹ کرنے والا اس سے لڑیں گے، اور نہ صرف ہم لڑیں گے بلکہ جو ریجن کے اندر لبریشن فورسز ہیں ہم سب مل کر اسرائیل کے خلاف لڑیں گے۔ پھر حزب اللہ کے ایم پی کہہ رہے ہیں وی ہیو انٹرسٹڈ لبریشن آف لینڈ ٹو لیبنان اسٹیٹ۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے، اور لیبنان کے اندر اس وقت اجتماعی جنازے بھی ہو رہے ہیں جو شہادتیں ہوئی تھی جنگ کے اندر۔ ابھی ایترون میں 130 شہیدوں کا اجتماعی جنازہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو بہت قربانیاں یہاں پر دی گئی ہیں۔ یمن کی سٹیٹمنٹ دیکھیے، حزب اللہ brought Israel to its knees یمن پی ایم says۔ تو یہ صورتحال ہے۔ بس آپ مڈل ایسٹ کی صورتحال کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کسی بھی وقت آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے، کیونکہ باقی سب جنگ بندی چاہتے ہیں، ایک جو جنگ بندی نہیں چاہتا ہے وہ اسرائیل نہیں چاہتا ہے۔ تو شام کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال مستقل خراب ہو رہی ہے،
लेबनान के हवाले से वेस्ट बैंक में, गजा में आप देख रहे हैं, तो मिडिल ईस्ट की जो सूरत हाल है वो किसी भी वक्त जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। अच्छा, अब नाज़रीन हम जरा ग्लोबल जो इवेंट्स हो रहे हैं और तेजी के साथ हो रहे हैं वो आपके सामने रखते हैं। दुनिया के जो वाकयात हैं मिडिल ईस्ट में भी हम देख रहे हैं और बाकी यूरोप में, वेस्ट के अंदर बड़े बेरहमाना अंदाज के अंदर जो है वो ये वाकयात अनफोल्ड हो रहे हैं। एक थ्योरी है जो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर पढ़ाई जाती है, रियलिज्म। इसके अलावा इसके बाद आई लिबरलिज्म, आइडियलिज्म, ये सारी थ्योरीज हैं। लेकिन इस वक्त जो दुनिया के फैसले हो रहे हैं वो रियलिज्म की बुनियाद के ऊपर हो रहे हैं, बेरहमाना। रियलिज्म के अंदर आप इस तरह से फैसले करते हैं कि आपके लिए कोई एथिक्स नहीं होते, आप अनलिमिटेड पावर का इस्तेमाल करते हैं, आप सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी करने की आपको जस्टिफिकेशन होती है और आपने सिर्फ अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखना है। यानी जैसे लिबरलिज्म है या आइडियलिज्म है, वो बिलीव करते हैं कोऑपरेशन के ऊपर, एथिक चीजें भी, ये प्रिंसिपल्स भी ये मलूज़े खातिर रखने चाहिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इनके ऊपर वो बिलीव करते हैं, लिबरलिज्म, आइडियलिज्म, ये सारे। लेकिन रियलिज्म इन किसी के ऊपर बिलीव नहीं करता। रियलिज्म कहता है कि सारी ताकत इस्तेमाल कर दो, अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी कर दो और कोई तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा, तुमने अपने सर्वाइवल की जंग लड़नी है। जैसे जंगल में इंसान होता है तो वो सर्वाइवल की वॉर लड़ रहा होता है, कुछ भी कर दे तो उसके लिए जस्टिफिकेशन होती है। तो यही रियलिज्म कहती है और इसके मुताबिक हम फैसले होते देख रहे हैं। अभी बाइडेन के टाइम तक कुछ और हो रहा था, लेकिन ये ट्रंप के जो सारे फैसले हैं वो इसके मुताबिक हो रहे हैं। कोई एथिक्स नहीं, कोई मोरालिटी नहीं, बेरहमाना फैसले, बेइंतहा ताकत का इस्तेमाल, अपने सेल्फ इंटरेस्ट, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन इत्तेहादी और कौन दुश्मन है, बस अपना देखना है कि तुम्हारे क्या इंटरेस्ट है। इस वक्त अगर आप देखें तो सब ही सर्वाइवल की जंग ही लड़ रहे हैं। आप देखें अमेरिकन एम्पायर अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, रशिया अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, यूरोप भी तो अपने सर्वाइवल ही की जंग लड़ रहा है, इसराइल भी तो अपने सर्वाइवल ही की जंग लड़ रहा है, मिडिल ईस्ट भी तो अपने सर्वाइवल ही की जंग लड़ रहा है। तो ये सब जो है वो बेसिकली दुनिया एक सर्वाइवल मूड के अंदर जा चुकी है। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें कई मुल्क खत्म हो सकते हैं और कई मुल्क ज्यादा एक्सपेंडेड टेरिटरी के साथ उभर सकते हैं। कनाडा भी तो आप देखिए सर्वाइवल ही की जंग लड़ रहा है, अमेरिका कह रहा है कि हम ले लेंगे। तो ये बुनियादी चीज है। तो इसके मुताबिक आप मजीद बेरहमाना जो फैसले हैं, बेरहमाना तारीख का ये जो चैप्टर है आप देखेंगे। इस वक्त दुनिया को समझ नहीं आ रही कि ये जो इतनी तेजी के साथ वाकयात हो रहे हैं ये क्या हैं, इनको कैसे डील किया जाए। अच्छा, यूक्रेन की मिलिट्री बंद करने का, मिलिट्री एड बंद करने का अमेरिका की जानिब से इनकार कर दिया है और दुनिया को इसलिए समझ नहीं आ रही कि ये वही यूक्रेन है। अभी ताज़ा मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं। अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली गए हुए थे प्यूटन से मिलने और प्यूटन से वो इस तरह से मिले कि उन्होंने उनको गले मिले, उनसे हाथ नहीं मिलाया सिर्फ, और बल्कि गले भी मिले। तो अमेरिका को ये इतना बुरा लगा, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, अमेरिका को ये इतना बुरा लगा कि उन्होंने प्रेशराइज किया और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जनाब यूरोप गए, फिर पोलैंड से ट्रेन में बैठे, फिर यूक्रेन पहुंचे और ज़ेलेंस्की के गले जाकर मिले बैलेंस एक्ट के लिए। यानी इतना ज्यादा उनको इंडिया जैसे मुल्क को प्रेशराइज किया गया। तो ये वही ज़ेलेंस्की है और ये वही यूक्रेन है। और देखिए कि चंद हफ्तों के अंदर कितनी सूरत हाल जो है वो बदल गई है, कितना वो बेतौकीर हो चुका है, किस तरह से उसकी इमदाद बंद हो चुकी है। आप देखिए कि अमेरिका ने दुनिया में किसी को अलाउ नहीं किया कि रशिया को असलहा दे, किसी को अलाउ नहीं किया कि यूक्रेन के खिलाफ बयान दे। तो ये सारा कुछ तो वो इस वक्त खुद कर रहे हैं, सिर्फ चंद हफ्तों की में ये सारा कुछ बदला है। तो अमेरिका ने जो इमदाद बंद की है, जो ऑलरेडी अप्रूव थी वो भी रोक दी गई है। इवन जो पोलैंड के बॉर्डर्स तक पहुंच गई थी, आगे यूक्रेन के हवाले होना थी, वो भी बंद कर वहां पर रोक दी गई है, यूक्रेन के हवाले नहीं होगी। जो नए वेपन्स की फंडिंग होना थी वो भी अमेरिका ने रोक दी है। और इसमें बड़ा खतरनाक अमल जो है वो स्टारलिंक का है। किसी भी वक्त अब स्टारलिंक भी रोका जा सकता है, क्योंकि जो स्टारलिंक है इलोन मस्क उसके पैसे लेते हैं पेंटागन से, तो पेंटागन तो फंडिंग बंद कर रहा है, तो फिर स्टारलिंक की वो फंडिंग जो है वो बंद करेंगे। तो स्टारलिंक बंद हुआ तो बस समझे कि उनकी सारी कम्युनिकेशन लाइंस ही कट गई। ये सारा इतना सीरियस मामला है। अब नाज़रीन इसके बहुत बड़े असरात होने जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ज्यादा टेरिटरी निकल जाएगी यूक्रेन के हाथ से, ज्यादा कैजुअलिटीज होंगी एड बंद होने की सूरत में। और यूरोप के ऊपर इस वक्त शदीद प्रेशर आ गया है, क्योंकि यूरोप को फैसला करना है कि या तो वो फौरी जंगबंदी करेगा या फिर फौरी ऐसी इमदाद यूक्रेन के हवाले करेगा कि वो रशिया से फाइट कर सके, जो कि यूरोप नहीं कर सकता। यूरोप के इतने क्राइसिस हैं और यूरोप मुत्तहिद भी नहीं है, यूरोप ये जंग नहीं लड़ सकता है। ये तो सिर्फ वो इस बात को मानने के लिए अभी तक तैयार नहीं है कि अच्छा अमेरिका ने हमारे साथ ये किया है, अच्छा हम ये जंग हार गए। भाई आप देखें ये जंग तो इन्होंने शुरू की थी रशिया को तोड़ने के लिए, अब वो नेटो भी टूट रहा है, यूरोपीय यूनियन का भी कोई मुस्तकबिल नहीं है, अमेरिका भी छोड़ गया। तो उनको समझ नहीं आ रही कि इस सूरत हाल को वो कैसे कबूल करना है। सिर्फ ये मसला है यूरोप इस जंग को अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन उनको अब फैसला बहुत जल्दी करना है, क्योंकि जितना वो डिले करेंगे
यूक्रेन की टेरिटरी उनके हाथ से निकलती चली जाएगी। ठीक है, अब ये वाली सूरत हाल जो है वो पैदा हो गई है। डेमोक्रेट्स का शदीद रद्दमल आया है ट्रंप के इस फैसले के ऊपर, यानी रिपब्लिकन्स हैं और डेमोक्रेट्स हैं अमेरिका में। तो इसका एक नतीजा ये भी होगा कि अमेरिका के अंदर भी रिजेंटमेंट बढ़ेगी, क्योंकि देखिए अमेरिका जो है वो रशिया को अपना दुश्मन समझता है। तो इकलौते ट्रंप के मानने से तो सारा अमेरिका नहीं मान जाएगा कि रशिया उनका दोस्त है। तो डेमोक्रेट्स का शदीद रद्दमल आया, और जो वहां पर एक थॉट आगे बढ़ रही है कि देखो ट्रंप जो है वो हमारे इत्तेहादियों को नुकसान पहुंचा रहा है, और हमारे इत्तेहादियों को नुकसान पहुंचाने का मतलब यह है कि अमेरिकन एम्पायर को नुकसान पहुंचाना। और वो समझते हैं कि ये जो ट्रंप की पॉलिसी है कि रशिया को चीन से अलग कर देगा, ये किसी तौर पर होने वाला नहीं है। तो मैं कुछ मिली जुली जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं तमाम तरफ से आपके सामने रखता हूं। यूएस एंड्स फंडिंग न्यू आर्म सेल्स टू कीप वेस्ट स्टॉकपाइल्स। ट्रंप ऑर्डर्ड अ पॉज ऑफ यूएस मिलिट्री एड टू यूक्रेन। यूक्रेन विल नॉट बी एबल टू कन्फ्रंट रशिया रेड्स आफ्टर इट रन्स आउट ऑफ एयर डिफेंस मिसाइल्स। अब जो ये एयर डिफेंस मिसाइल खत्म होंगे, बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो जाएंगी, और जो यूक्रेनी फौज है वो तेजी के साथ भागेगी, और बहुत सारे इलाके उनके हाथ से निकल जाएंगे। भाई एयर डिफेंस ही जब चला गया तो वो लड़ेंगे कैसे? यूरोपियन ऑफिशियल्स सस्पेंडिंग मिलिट्री एड टू यूक्रेन विल कॉज अननेसेसरी सिविलियन कैजुअलिटीज। बहुत ज्यादा सिविलियन कैजुअलिटीज हो जाएंगी। डेमोक्रेट्स halting aid to Ukraine is reckless, unjustified and pose a direct threat to our national security. ये डेमोक्रेट्स के स्टेटमेंट्स हैं। ट्रंप blames Zelensky for Putin's invasion of Ukraine, then says he trusts Putin, now freezes Ukraine aid. अब वो कह रहे हैं कि जो है वो ट्रंप का ये बयानिया है कि ज़ेलेंस्की जिम्मेदार है, और ट्रंप कहता है कि वो प्यूटन के ऊपर ट्रस्ट करता है, अब उसने यूक्रेन की एड बंद कर दिया है, तो ये अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इट इज क्लियर दैट ट्रंप इज साइडिंग विद प्यूटन एट द एक्सपेंस ऑफ आवर एलाइज इन द यूरोप। तो इस सूरत हाल को हम सिर्फ ये रिलेट करते हैं कि देखिए ट्रंप के ऊपर ये शदीद प्रेशर आ गया है। अब अगर यहां पर मिडिल ईस्ट की जंग छिड़ गई तो ट्रंप के ऊपर और शदीद प्रेशर आएगा, क्योंकि ट्रंप इस वक्त ये सारा किस बुनियाद के ऊपर कर रहा है? जी मैं अमन चाहता हूं, मैं तो जंगें बंद करवा रहा हूं। तो वो इधर जंग छेड़ कर तो उसका ये बयानिए कि रईस एक असर भी निकल जाएगी, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहां पर जंग छेड़ना। तो एक तो ये सूरत हाल बहुत बड़ी हो गई है। अब यूरोप का 6 तारीख को दोबारा इजलास है वो तलब कर लिया गया है, क्योंकि उनको तेजी के साथ फैसले करने हैं, और यूरोप मुत्तहद नहीं है, यूरोप ये जंग नहीं लड़ सकता है। अच्छा आगे चलते हैं। तो आज ही ट्रंप ने साथ चाइना, कनाडा, इनके ऊपर टैरिफ लागू कर दिए हैं, और भरपूर जवाब फिर आगे से आया। चाइना ने फौरी रद्दमल दिया है, कनाडा ने फौरी रद्दमल दिया है, और ट्रेड वॉर का दोबारा आगाज हो गया। जो 1 महीने के लिए पॉज हो गई थी वो ट्रेड वॉर दोबारा शुरू हो गई है। ट्रंप अनाउंसेस 25% टैरिफ्स ऑन कनाडा, और फिर आगे मेक्सिको के ऊपर भी लगने जा रहे हैं। चाइना हिट्स बैक एट यूएस इंपोर्ट्स एज ट्रंप फ्रेश टैरिफ्स टेक इफेक्ट। चाइना ने फौरी और रिस्ट्रिक्टिंग एक्सपोर्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स फॉर यूएस 25 कंपनीज। आगे से चाइना ने क्या किया कि रेयर अर्थ मिनरल्स रोक लिए, और 25 अमेरिकन जो कंपनीज हैं उनके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट्स करना थी वो भी रोक लिया है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री, इफ वाशिंगटन इंसिस्ट ऑन लॉन्चिंग अ ट्रेड वॉर वी विल फाइट टू द एंड। अगर अमेरिका ने ये सोच लिया है कि वो तिजारती जंग शुरू करेगा तो फिर हम भी आखिर तक लड़ेंगे। कनाडा हिट्स बैक, ट्रूडो announce retaliatory tariffs to start tomorrow. Canada will impose its own 25% tariffs on 155 billions worth of US goods with 30 billion dollars taking effect immediately. 150 बिलियन डॉलर्स की चीजें आती हैं कनाडा में, 30 बिलियन डॉलर्स के ऊपर इमीडिएटली टैरिफ लगा दिए गए हैं, और बाकी के ऊपर कल के रोज जो है वो लग जाएंगे 25% जो टैरिफ है। तो फौरी जवाब जो है वो आया है। तो देखें इधर से ट्रेड वॉर है, इधर अंदरूनी जंग है, इधर यूरोप से जंग है, और अगर मिडिल ईस्ट में भी शुरू हो गई तो आप देख सकते हैं कि ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा ट्रंप के लिए। ट्रंप को अगर ये सारी चीजें करवानी है तो अपने आप को नॉन कंट्रोवर्शियल शख्सियत बनाना है। जो ही वो गजा की जंग में इजराइल को सपोर्ट करेगा वो एक कंट्रोवर्शियल शख्सियत बन जाएगा, बिल्कुल बाइडेन की तरह। उसकी मॉरल सपोर्ट बेस खत्म हो जाएगी। आप इवन देखें अगर गजा के ऊपर ट्रंप जस्टिस के साथ स्टैंड ले जाए तो ये सारी दुनिया ट्रंप के साथ खड़ी होगी, क्योंकि वो डीप स्टेट को खत्म कर रहा है, क्योंकि वो यूक्रेन के अननेसेसरी वॉर को खत्म कर रहा है, क्योंकि वो इस सारे वर्ल्ड ऑर्डर को खत्म कर रहा है जिसका आम इंसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। तो दुनिया ट्रंप के साथ खड़ी होगी। लेकिन ये जो गजा वाला मामला है इसके ऊपर जो है ना किसी तौर पर दुनिया बर्दाश्त नहीं कर सकती, और इसके ऊपर ट्रंप को सोचना चाहिए। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर की। अपनी राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।